देखते हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और ये सबके लिए हमारे लिए गर्व का विषय है कि लगभग 60 वर्षों के अंतराल के बाद किसी व्यक्ति को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मोदी जी के अपने कामकाज, उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियां, जिस प्रकार और उनका परिश्रम, उसका ये परिणाम है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया है, बहुत संतुलित किया है और एनडीए के जितने भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, सबके साथ चर्चा करने के बाद सामंजस्य के साथ, तालमेल के साथ जो है वो सारी चीजें जो बहुत बेहतर ढंग से की जा सकती थी वो की है। और बड़ा मंत्रिमंडल और संतुलित मंत्रिमंडल, ये आवश्यकता भी थी और वो उन्होंने किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए जो है वो अब काम के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, वो डट जाएंगे और डट करके पूरे देश को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव का ये दौर बहुत लंबा रहा अब की बार और 3 महीने का लगभग ये कार्यकाल। इसके बाद जो चीजें थोड़ी स्लो हुई थी, उनको गियर अप करेंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूत और ऐतिहासिक फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे, ऐसा पूरा देश उम्मीद में है। और निश्चित रूप से उस उम्मीद को नरेंद्र मोदी जी पूरा करते भी हैं और भरोसा है उन पर पूरे देश का। सबसे बड़ी बात तो ये है। सर, आपने बात करी है इलेक्शन के टाइम और उसके पहले भी पार्टी के कई बड़े लीडर्स ने पीओके का जिक्र किया था। ये बात सामने आई थी कि मोदी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। अब क्योंकि पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आई है, एनडीए की सरकार है, तो क्या पीओके पर अभी भी काम हो सकता है? क्या उम्मीद करे जनता? देखिए, एक बात तो मान कर चलिए आप, मोदी जी के कार्य पद्धति को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि वो डर डर करके कोई फैसला नहीं लेते हैं। सरकार के लिए जितना बहुमत की आवश्यकता है, जितने समर्थन की आवश्यकता, जितने सांसदों की आवश्यकता, तो वो है और सरकार मजबूत है। और जो गठबंधन के हमारे साथी हैं वो भी मजबूती के साथ खड़े हैं। इसलिए कहीं भी किसी तरह से भी कोई भी बड़ा फैसला लेने की अगर बात आएगी तो वो गठबंधन के कारण या इन सारी चीजों के कारण प्रभावित होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोदी जी निर्णय लेते हैं और निर्णय लेंगे वो। और क्योंकि गठबंधन के सब साथियों को विश्वास में लेकर के उनकी जो योजना बनेगी, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी बात को लेकर के जो भी बड़ा फैसला होगा, ऐतिहासिक फैसला, बड़ा साहसिक फैसला जो होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है किसी तरह से भी। सर, एनडीए की सरकार जब बन रही थी, इसमें काफी अहम भूमिका नीतीश जी और नायडू जी की भी रही है। इनके सभी आ रहा था कि स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या ये सारी मांगे पूरी की जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी स्टेट की जो अपने अपने इश्यूज तो रहते ही हैं, लेकिन कहीं भी किसी स्टेट को क्या देना है ये केंद्र पर निर्भर करता है। और प्रधानमंत्री जी उनके जो जेन्युइन इश्यूज को लेकर के, डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर के तो सहयोग पहले से भी देते रहे हैं, चाहे वो कोलिशन पार्टनर थे या नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनरल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने, चाहे ऑपोजिशन की जहां भी गवर्नमेंट है वहां पर भी पूरा सहयोग दिया है पूरे देश भर में। हमने इस बात को देखा है और हिमाचल इसका उदाहरण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार भले ही कांग्रेस की है, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो भी मदद केंद्र से करनी है, संकट के घड़ी में जो भी मदद करनी है वो मदद करते हैं। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। जो उनके इश्यूज होंगे, अगर जो प्रधानमंत्री जी को लगता है कि ये करने लायक है, डूएबल है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उस दिशा में कदम उठाएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सबको विश्वास में लेकर के तालमेल से जो है वो आगे बढ़ने का, जो ये गठबंधन का जो हमारा काम करने का पद्धति है, जो तरीका है, उसके अनुरूप सारी चीजें होंगी। सर, हिमाचल में भी सरकार कांग्रेस की है, लेकिन लोकसभा में प्रदर्शन बीजेपी का ही अच्छा रहा है। आप 4 में से 4 सीटें जीते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है और किस तरह से आप लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही डिस्पाइट वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को हिमाचल बहुत प्यार करता है
और मोदी जी हिमाचल को। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है मोदी जी का हिमाचल के साथ। आप देखेंगे 2014 में हम 4 सीटें जीते, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते देश के सामने हैं। और 2019 में तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे हिमाचल प्रदेश में। उस वक्त हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और सारे रिकॉर्ड टूटे थे। 68 की 68 सीटों पर जीत हुई थी उस वक्त, और 69% वोट शेयर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ जीते थे। और अभी 2024 में भी हम 4 सीटें जीते हैं और अच्छे वोट शेयर के साथ जीते हैं। 56.7 के लगभग हमारी वहां पर वोट शेयर है। तो जीत हासिल हुई है मोदी जी के नाम पर। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर के हम ये जरूर कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई। 68 में से 61 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की लोकसभा के, और उसमें 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो लोकप्रियता तो कांग्रेस की जो है वो तो रसातल में चले गई है, कहीं है नहीं। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। सर, आपने बोला इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से देखते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा हिमाचल का, उसमें आप लोगों को किस तरह से फायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस तो बोल रही है हमारे साथ जनमत है, हमें पूर्ण बहुमत मिली है, हम सरकार चला रहे हैं। देखो, टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत है, लेकिन ये बात मैंने जो कही ये बात कि लोकप्रियता के हिसाब से कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे चला गया। जैसे मैंने कहा, 88 में से 81 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस आ रही है। और उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे वो बोलते कि टेक्निकल ग्राउंड पर हमारे पास बहुमत है, उनको इस बात को देखना है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में सांसद उनकी थी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो सीट हमने छीनी है, हमने जीती है। 6 उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए, 6 में से 6 कांग्रेस की थी, 2 उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 हमने उनसे छीनी है। भले ही 4 उन्होंने जीती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हर जगह कांग्रेस को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में, आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में जनरल इलेक्शन विधानसभा का हो जाए सभी सीटों का, कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी, ये मैं कह सकता हूं। सर, आप हाई प्रोफाइल सांसद चुने गए हैं जो काफी न्यूज में रहते हैं, काफी खबरें बनती हैं। एक अनुराग ठाकुर, दूसरे कंगना रनौत। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह से काम ये करेंगे हिमाचल के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, और आगे इनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, दोनों में अंतर है। अनुराग ठाकुर जी एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक पार्टी के एक नेता हैं और सांसद बने हैं, 5वीं बार सांसद बने हैं। उनकी एक पहचान है, मंत्री रहे, और स्वाभाविक रूप से उनकी जो है वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है कामकाज में। और दूसरी तरफ से कंगना रनौत, वो राजनीति में भले ही नहीं है, लेकिन फिल्म जगत में काम करने का एक अपना उनका एक अनुभव है। और हिमाचल प्रदेश में आने के बाद, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद, वो भी काम में अब कंट्रीब्यूट करेंगी राजनीतिक दृष्टि से। और सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि हमको ये दोनों पार्टी की ताकत, पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आखिर कि अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है, उन्हें हिमाचल के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, ये अभी तक सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि ये मीडिया की बातों को लेकर के उसमें ज्यादा कहने का कोई विषय नहीं है। निर्णय मंत्रिमंडल में किसको लेना है, ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का है, फैसला लिया है। और आने वाले समय में भी अगर कोई फैसला लेना है तो हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, किस व्यक्ति को कौन जिम्मेवारी किस वक्त देनी है, ये सारी चीज को लेकर के तय करता है।
तो अभी से मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर के हमको ये कहना इस तरह से ये बहुत जल्दबाजी होगी। अभी आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।